क्या हो अगर ये आने वाला साल 12 महीने बल्कि पूरे 13 महीनों का हो? और वो अतिरिक्त महीना कोई बोनस या छुट्टी का समय नहीं है? बिल्कुल नहीं। मतलब वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा का एक ऐसा प्रचंड विस्फोट लेकर आ रहा है जिसे पिछले 54 सालों में किसी ने अनुभव ही नहीं किया है। हाँ, और जब हम समय की गणना करते हैं ना, तो अक्सर हम सिर्फ तारीखें बदलते हैं। सही बात है। लेकिन कुछ साल ऐसे होते हैं जो केवल कैलेंडर नहीं बदलते, बल्कि दुनिया की अर्थव्यवस्था, राजनीति और हमारे व्यक्तिगत जीवन की पूरी रूपरेखा को जड़ से हिला देते हैं। मतलब सब कुछ उलट-पुलट हो जाता है। तो द डीप डाइव की इस गहन चर्चा में स्वागत है। मैं हमेशा यही कहती हूँ कि हमारे इस शो का मिशन ही यही है, जटिल दस्तावेजों और स्रोतों की परतों को खोलना। बिल्कुल, और उनके भीतर छिपे उन सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्षों को सामने लाना जो अक्सर शोर शराबे में कहीं दब जाते हैं। हाँ, तो आज की हमारी ये जो चर्चा है वो समय के एक बेहद ही संवेदनशील और दिलचस्प मोड़ पर हो रही है। आज 17 मार्च 2026 है जी। और ठीक 2 दिन बाद मतलब 19 मार्च 2026 को हिंदू नववर्ष शुरू होने जा रहा है, जिसे संवत 2083 कहा जाता है। देखिए, हमारे सामने जो स्रोत है ना, वो एस.एन. पांडेय द्वारा लिखित एक बेहद विस्तृत और शोधपरक दस्तावेज है। हाँ, मैंने भी पढ़ा उसे, काफी लंबा है ना? इसका शीर्षक है संवत 2083, रौद्र का विश्लेषण और भविष्यवाणियां। और ये दस्तावेज केवल ये नहीं बताता कि क्या होने वाला है, बल्कि ये उन खगोलीय कारणों को भी डिकोड करता है। बिल्कुल। वो उस पूरी यांत्रिकी मतलब मैकेनिक्स को गहराई से समझाता है, जो इन घटनाओं को जन्म देंगे। तो आज का हमारा उद्देश्य इसी उग्र और प्रचंड ऊर्जा वाले साल के हर पहलू को समझना है, जिसका नाम ही रौद्र है। हाँ, और भगवान शिव के उग्र रूप पर आधारित इस नाम का मतलब ही है विनाश और उसके बाद का पुनर्निर्माण। अच्छा, स्रोत के अनुसार संरचनात्मक रूप से ये वर्ष इतना अनोखा क्यों है? मतलब मैंने पढ़ा कि ये पूरे 54 वर्षों के अंतराल के बाद लौट रहा है। सही पढ़ा आपने। 60 संवत्सरों के एक पूरे खगोलीय चक्र में यह 54वें स्थान पर आता है। लेकिन सबसे बड़ी बात वही है जिसका हमने शुरुआत में जिक्र किया था। ये 19 मार्च 2026 से लेकर 6 अप्रैल 2027 तक चलेगा। मतलब पूरे 13 महीने? अरे वाह! हाँ, और खगोलीय दृष्टि से ये केवल कैलेंडर का एक पन्ना जुड़ना नहीं है। जब कोई वर्ष 13 महीनों का होता है तो इसका सीधा अर्थ ये है कि ग्रहों की विशिष्ट ऊर्जा पृथ्वी पर सामान्य से बहुत अधिक समय तक बनी रहेगी। मतलब जो भी असर होगा वो लंबा खिंचेगा। बिल्कुल, ये एक तरह का लॉन्ग एक्सपोजर है, जहाँ डेटा, खगोल विज्ञान और मानव मनोविज्ञान एक ही बिंदु पर आकर टकरा रहे हैं। ठीक है, आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। राजा और मंत्री का ये जो कॉन्सेप्ट इसमें दिया है, वो सुनने में किसी प्राचीन दरबार जैसा लगता है। हाँ, शब्द थोड़े पुराने लग सकते हैं, है ना? लेकिन स्रोत के अनुसार इसका प्रभाव बहुत आधुनिक और वास्तविक है। एकदम वास्तविक। 54 वर्षों का यह अंतराल कोई संयोग नहीं है। ये ग्रहों की उस विशिष्ट ज्यामिति को दर्शाता है जिसे बनने में दशकों लग जाते हैं। और इस वर्ष के जो शासक ग्रह हैं, उनकी प्रकृति इस पूरे समय काल को एक बहुत ही विरोधाभासी ऊर्जा दे रही है। मतलब आपस में ही टकरा रहे हैं। हाँ, स्रोत स्पष्ट करता है कि इस संवत के राजा मतलब मुख्य शासक बृहस्पति हैं और मंत्री मतलब कार्यकारी शासक मंगल हैं। अच्छा, अगर मैं इसे एक एनालॉजी से समझाऊं तो ये कुछ ऐसा है जैसे एक बहुत ही शक्तिशाली गाड़ी है। उस गाड़ी का स्टीयरिंग एक बेहद शांत, ज्ञानी और धर्मपरायण संत के हाथ में है, जो हमारे बृहस्पति हैं। बिल्कुल। वो चाहते हैं कि गाड़ी सुरक्षित और सही रास्ते पर चले। बिल्कुल। लेकिन उस गाड़ी का एक्सेलरेटर एक बेहद उग्र, आक्रामक और हमेशा एक्शन के लिए तैयार रहने वाले व्यक्ति के पैर के नीचे है, जो मंगल है। मतलब राजा शांति चाहता है और मंत्री बस स्पीड और एक्शन चाहता है। यह एनालॉजी इस विरोधाभास की यांत्रिकी को बहुत सटीक ढंग से पकड़ती है। तो बृहस्पति और मंगल का ये जो टकराव है, वो असल में काम कैसे करेगा? देखिए, यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि बृहस्पति अपनी उच्च राशि में प्रवेश कर रहे हैं। उच्च राशि? इसका क्या मतलब हुआ? उच्च राशि में होने का मतलब है कि बृहस्पति अपनी पूरी क्षमता और अपने सबसे मजबूत, सबसे सकारात्मक स्वरूप में है। वो अपनी तरफ से शांति, ज्ञान और संतुलन स्थापित करने का पूरा प्रयास करेंगे। अच्छा, तो ये तो अच्छी बात है ना? अच्छी बात है, लेकिन समस्या ये है कि प्रशासन और एग्जीक्यूशन मतलब आदेशों को लागू करने की जिम्मेदारी मंत्री मंगल के पास है। और मंगल तो गुस्से वाले हैं। बिल्कुल। मंगल कूटनीति में विश्वास नहीं करते।
उनका स्वभाव सीधे एक्शन लेना और हावी होना है। इसलिए बृहस्पति के शांत आदेशों को मंगल अपनी उग्रता के फिल्टर से गुजारकर ही लागू करेंगे। बाप रे, मतलब एक तरफ किसी बड़े हॉल में शांति वार्ता चल रही होगी और दूसरी तरफ सेनाएं बॉर्डर पर आमने सामने खड़ी होंगी। एकदम सही। और इसी उग्रता के संदर्भ में स्रोत एक बहुत ही महत्वपूर्ण और चिंताजनक खगोलीय घटना का जिक्र करता है। हाँ, वो 2 अप्रैल वाली घटना। जी, 2 अप्रैल से ये शुरू हो रही है। इसे स्रोत में विस्फोटक योग का नाम दिया गया है। विस्फोटक योग, नाम ही काफी डरावना है। तो ये असर में है क्या? इस विस्फोटक योग के पीछे का विज्ञान समझना बहुत जरूरी है। 2 अप्रैल से आसमान में एक ऐसी स्थिति बन रही है जहां शनि, मंगल और सूर्य, ये तीनों बेहद शक्तिशाली और क्रूर ग्रह एक ही राशि में गोचर करेंगे। अगर हम इसे एक प्रेशर कुकर के रूप में देखें तो सूर्य वो अथाह ऊर्जा और सत्ता है जो गर्मी पैदा कर रहा है। ठीक है। मंगल वो उबलता हुआ पानी और आक्रामकता है जो भाप बना रहा है। और शनि न्याय, कर्म और एक अत्यंत कठोर दबाव है जो उस कुकर के ढक्कन को कसकर बंद किए हुए है। अरे बाप रे, तो जब शक्ति, आक्रामकता और दबाव एक ही संकीर्ण जगह पर केंद्रित हो जाते हैं, बिल्कुल, और बाहर निकलने का कोई रास्ता या वाल्व नहीं होता, तो विस्फोट तो अनिवार्य हो ही जाता है। हाँ, और ये ऊर्जा का टकराव केवल अंतरिक्ष तक सीमित नहीं रहता। स्रोत दावा करता है कि ये धरती के वायुमंडल, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और यहाँ तक कि मानव मनोविज्ञान को भी बुरी तरह उग्र कर देगा। मतलब लोग छोटी छोटी बातों पर भड़क जाएंगे। जी, ये वो समय होगा जब छोटी सी भी चिंगारी एक बहुत बड़े धमाके में बदल सकती है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जब हम इस खगोलीय विस्फोटक योग को धरती के नक्शे पर रखते हैं तो तस्वीर काफी साफ लेकिन डराने वाली नजर आती है। मैंने स्रोत में एक बहुत ही चौंकाने वाला दावा पढ़ा। उसमें लिखा है कि दुनिया में वर्तमान में जो युद्ध और संघर्ष हम देख रहे हैं ना, चाहे वो यूरोप में हो या मध्य पूर्व में, वो केवल एक ट्रेलर मात्र है। असली और व्यापक संघर्ष इस रौद्र संवत में दिखाई देगा। सच में देखिए, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जब कूटनीति, जो कि बृहस्पति का क्षेत्र है, वो विफल होने लगती है तो आक्रामकता, जो मंगल है, पूरी तरह से उसकी जगह ले लेती है। मतलब बातचीत बंद, सीधा हमला। बिल्कुल, मंगल की उग्रता शासकों के भीतर एक ऐसा अहंकार पैदा करती है जहां पीछे हटना उन्हें अपनी हार लगने लगता है। ईगो क्लैश। हाँ, इसी कारण से जो देश वर्तमान में बहुत ज्यादा तानाशाही या दादागिरी दिखा रहे हैं, वो इस उग्र ऊर्जा के प्रभाव में आकर ऐसे कदम उठाएंगे जो अंततः उनके ही पतन का कारण बनेंगे। मतलब खुद ही अपना नुकसान कर बैठेंगे। और इसका असर केवल हथियारों या सीमाओं तक ही तो सीमित नहीं रहेगा ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि आर्थिक मोर्चे पे भी स्रोत स्पष्ट रूप से अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक दबावों की बात करता है। तेल, डीजल, गैस और खाद्यान्न, ये तो वे चीजें हैं जो हर इंसान की बुनियादी जरूरत हैं। सही कहा। स्रोत के अनुसार एक देश दूसरे देश पर कूटनीतिक जीत हासिल करने के लिए इन संसाधनों को हथियार की तरह इस्तेमाल करेगा। सप्लाई चेन रोक दी जाएगी। और उसका नतीजा क्या होगा? महंगाई। हाँ, आम जनता के लिए महंगाई एक असहनीय स्तर तक पहुंच जाएगी। और यही आर्थिक दबाव समाजों के भीतर एक गहरे असंतोष को जन्म देगा। स्रोत बड़े बेबाकी से जन आंदोलनों के उग्र होने की भविष्यवाणी करता है। लोग सड़कों पर उतर आएंगे। बिल्कुल। जब महंगाई और सत्ता का अहंकार एक साथ बढ़ते हैं ना, तो जनता के भीतर का मंगल भी जागृत होता है। अच्छा, मतलब मंगल का असर सिर्फ नेताओं पर नहीं, पब्लिक पर भी होगा। जी, यहाँ स्रोत एक क्लेंजिंग प्रोसेस या सामाजिक शुद्धि की बात करता है। जो भी नेता छल कपट या सांप्रदायिकता का सहारा लेकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं, उग्र हुई जनता खुद उनका पर्दाफाश करेगी। तो ये एक तरह से सत्ता पलटने वाला समय होगा। हाँ, लेकिन ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि स्रोत इस घटनाक्रम को किसी एक राजनीतिक विचारधारा के चश्मे से नहीं देख रहा है। सही बात है। ये इसे ग्रहों के प्रभाव से उपजे एक व्यापक सामाजिक व्यवहार के रूप में विश्लेषित कर रहा है। ये तो हुई दुनिया की राजनीति और अर्थशास्त्र की बात। लेकिन मंगल की उग्रता केवल इंसानी दिमाग को ही गर्म नहीं कर रही है। और कहाँ असर डाल रही है? ये पृथ्वी के कोर और वातावरण में भी उथल-पुथल मचा रही है। स्रोत में प्रकृति और सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों की एक बहुत लंबी सूची है। हाँ, प्राकृतिक आपदाओं का जिक्र है उसमें। बिल्कुल, भूकंप, जलवायु असंतुलन, कम वर्षा और भयंकर सूखे की चेतावनी दी गई है। और एक बहुत ही विशिष्ट भविष्यवाणी है
अग्निकांड की, विशेष रूप से तेल के कुओं या ऊर्जा भंडारों में बड़ी आग लगने की आशंका जताई गई है। इसका कारण खगोलीय स्तर पर मंगल और सूर्य दोनों का अग्नि तत्व का ग्रह होना है। जब विस्फोटक योग में ये दोनों मिलते हैं तो धरती पर इसका सीधा असर उन जगहों पर होता है जहां अत्यधिक ज्वलनशील ऊर्जा संग्रहित है, जैसे तेल के कुएं। ओहो! इसके साथ ही सुरक्षा के मोर्चे पर आतंकवाद में वृद्धि और सीमाओं पर घुसपैठ की बात भी कही गई है। जी। और सुरक्षा के ही संदर्भ में स्रोत में एक बहुत ही रोचक और पौराणिक शब्द का इस्तेमाल किया गया है, कालनेमी। कालनेमी, हाँ, ये एक बहुत गहरा मेटाफर है। कालनेमी एक ऐसा राक्षस था जो रामायण में रूप बदलने की कला में माहिर था, जो साधु का भेष बनाकर आता है। वो साधु का भेष बनाकर हनुमान जी को छलने की कोशिश करता है। तो इसका आज के समय में क्या मतलब हुआ है कि इस रौद्र वर्ष में शत्रु सीधे तौर पर सामने से वार नहीं करेंगे, वो छद्म वेश में होंगे। मतलब छुपे हुए होंगे। हाँ, वे हमारे अपने सिस्टम के भीतर छिपे हो सकते हैं, वे आम नागरिकों की तरह दिख सकते हैं, या वे ऐसे लोग हो सकते हैं जिन पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। बाप रे, ये तो नागरिकों को अतिरिक्त सतर्क रहने की एक बहुत गंभीर चेतावनी है। जी। अच्छा, इस पूरी बातचीत को सुनते हुए किसी के भी मन में एक बहुत ही स्वाभाविक सवाल उठ सकता है, और मैं यहाँ स्रोत के विश्लेषण पर थोड़ा पुशबैक देना चाहती हूँ, थोड़ा सवाल उठाना चाहती हूँ। हाँ, बताइए। क्या हम अपनी सारी गलतियों का दोष केवल ग्रहों की चाल और इन खगोलीय योगों पर मढ़ रहे हैं? क्योंकि देखिए, स्रोत खुद एक जगह मानव निर्मित आपदाएं, मतलब मैन मेड डिजास्टर्स का स्पष्ट जिक्र करता है। सही कह रही हैं आप। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ग्रहों का ये प्रतिकूल प्रभाव कोई नई आपदा आसमान से नहीं गिरा रहा है, बल्कि हमारी अपनी इंसानी गलतियों को सिर्फ एक चिंगारी देने का काम कर रहा है? बिल्कुल हो सकता है। हमने जो दशकों से जलवायु परिवर्तन किया है, जंगलों को काटा है, या जो हमारी कूटनीतिक विफलताएं हैं, बारूद तो हमने खुद ही इकट्ठा किया है ना। आपके इस तर्क में बहुत गहराई है, और ज्योतिष का वास्तविक दर्शन भी यही कहता है। खगोलीय भविष्यवाणियां अक्सर केवल उत्प्रेरक या कैटलिस्ट का काम करती हैं। मतलब वो सिर्फ ट्रिगर दबाती हैं। एकदम सही। अगर किसी इमारत की नींव मजबूत है तो वो भूकंप के झटके सह लेगी, लेकिन अगर हमने लालच, भ्रष्टाचार और खराब नीतियों के कारण इमारत को पहले ही खोखला कर दिया है तो वो गिरेगी। हाँ, तो ग्रहों का दबाव सिर्फ वो आखिरी धक्का होता है जो उसे गिरा देता है। मंगल की उग्रता वास्तव में उन दरारों को चौड़ा कर रही है जो इंसानों ने खुद बनाई हैं। बहुत ही सही बात बोली आपने। तो अब सवाल आता है कि इस सब का असल मतलब क्या है। हर कोई जो इस चर्चा को सुन रहा है वो शायद ये सोच रहा होगा कि वैश्विक स्तर की इस उथल-पुथल के बीच उनके अपने व्यक्तिगत जीवन का क्या होगा। ये सबसे बड़ा सवाल है ना? स्रोत ने माइक्रो लेवल पर जाकर सभी 12 राशियों के लिए बहुत ही विस्तृत भविष्यवाणियां डिकोड की हैं। ये कोई सामान्य राशिफल नहीं है, ये बताता है कि ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा अलग अलग लोगों पर कैसे असर करेगी। जी। और स्रोत में दी गई जानकारी और खगोलीय मैकेनिज्म के आधार पर हम इन 12 राशियों को मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में बांट सकते हैं। अच्छा, वो 3 श्रेणियां कौन सी हैं? पहली श्रेणी है उन राशियों की जिनके लिए यह वर्ष अत्यंत शुभ है, मतलब जो इस रौद्र ऊर्जा के बीच भी विजेता बनकर उभरेंगे, द विनर्स। दूसरी श्रेणी है द ट्रांसफॉर्मर्स की, जिनके जीवन में बड़े और परिवर्तनकारी बदलाव आने वाले हैं। ठीक है। और तीसरी श्रेणी है उन राशियों की जिनके लिए यह साल मिश्रित परिणामों वाला या कड़े संघर्ष का रहेगा, द चैलेंजिंग। चलिए, विनर्स या सबसे ज्यादा फायदे में रहने वाली राशियों से ही शुरुआत करते हैं। इसमें मैंने पढ़ा कि वृषभ, कर्क और कन्या राशियों शामिल हैं। हाँ, अगर हम कन्या राशि मतलब विर्बो की बात करें, जिसे स्रोत ने सबसे अधिक लाभ पाने वाली श्रेणी में रखा है, तो इसके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प खगोलीय गणित काम कर रहा है। वो कैसे? कन्या राशि के लिए यह साल एक तरह से लॉटरी लगने जैसा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि बृहस्पति, जो इस वर्ष के राजा हैं और अपनी उच्च राशि में बैठे हैं, उनकी सकारात्मक और ज्ञान वाली ऊर्जा कन्या राशि के अर्थभाव यानी वित्तीय और सम्मान के पहलुओं को सीधे ट्रिगर कर रही है। इसलिए कन्या राशि वालों पर धन, मान सम्मान और संपत्ति की भारी वर्षा के योग बन रहे हैं। अरे वाह, कन्या राशि वालों की तो बल्ले बल्ले हैं। और बाकी दो? इसी तरह वृषभ मतलब टॉरस राशि वालों के लिए राहु और केतु का जो भ्रमित करने वाला प्रभाव था, वो इस साल खत्म हो जाएगा, जिससे वे एक नए रूप में प्रगति करेंगे। और कर्क राशि यानी कैंसर वालों के लिए ग्रहों का अलाइनमेंट ऐसा है कि उन्हें हर दिशा से लाभ और खुशियां प्राप्त होंगी। ये तो बहुत अच्छी खबर है। अब दूसरी श्रेणी पर आते हैं, द ट्रांसफॉर्मर्स,
जिनके जीवन में राहत या बड़े बदलाव आ रहे हैं। इस सूची में कुंभ, तुला, मकर और वृश्चिक शामिल हैं। देखिए, कुंभ राशि एक्वेरियस के लिए ये एक बहुत बड़ी राहत का साल है। स्रोत बताता है कि इनका मानसिक बोझ अचानक से कम हो जाएगा। ऐसा क्यों? इसका कारण यह है कि शनि और बृहस्पति का जो संयुक्त प्रभाव है वो कुंभ राशि पर एक बहुत ही स्थिर और सकारात्मक संतुलन बना रहा है, जो उन्हें आर्थिक रूप से मालामाल भी कर सकता है। वाओ! और मकर वालों का क्या? मकर यानी कैप्रिकॉर्न राशि की बात करें तो उन पर राहु का ऐसा प्रभाव पड़ेगा जो उनकी त्वरित निर्णय लेने की क्षमता, मतलब क्विक डिसीजन मेकिंग को बढ़ा देगा, जिससे वे बड़े अवसर भुना पाएंगे। और वृश्चिक मतलब स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए साल की शुरुआत थोड़ी कठिन होगी, लेकिन दिसंबर के बाद बृहस्पति का गोचर उन्हें अचानक एक बहुत बड़ी राहत देगा। अच्छा, लेकिन इसी ट्रांसफॉर्मर्स की श्रेणी में तुला मतलब लिब्रा राशि भी है। हाँ। और स्रोत तुला राशि वालों के लिए एक बहुत ही स्पष्ट और विशिष्ट चेतावनी देता है। हाँ, वो चेतावनी बहुत ध्यान देने लायक है। ये सच है कि उनके नौकरी या संपत्ति में बदलाव के योग हैं, जो एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है। लेकिन स्रोत विशेष रूप से ये भी कहता है कि भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं से सबसे अधिक नुकसान का खतरा तुला राशि वालों को ही है। जी। शायद ग्रहों का दबाव इस राशि के भौतिक स्थायित्व को सीधे चुनौती दे रहा है, इसलिए उन्हें प्रकृति के प्रति बहुत सतर्क रहना होगा। हाँ, ये वाकई एक बहुत ही गंभीर चेतावनी है। अब हम उस तीसरी श्रेणी पर आते हैं जो शायद सबसे ज्यादा चिंतित हो गई, द चैलेंजिंग, जिनके लिए यह साल संघर्षपूर्ण या मिला जुला रहेगा। जी। इसमें मेष, मिथुन, सिंह, धनु और मीन राशियां शामिल हैं। स्रोत बताता है कि मेष यानी एरीज राशि वालों के लिए व्यर्थ की भागदौड़ बनी रहेगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि मेष खुद मंगल की राशि है। चूंकि मंगल इस वर्ष मंत्री हैं और बहुत उग्र हैं, इसलिए मेष राशि में ऊर्जा का संचार इतना तेज और अनियंत्रित होगा कि बिना वजह की भागदौड़ और थकान रहेगी। अच्छा। लेकिन यहाँ बृहस्पति का बचाव काम आता है। राजा बृहस्पति एक ढाल का काम करेंगे जो इस भागदौड़ को किसी बड़ी कानूनी मुसीबत, मुकदमों या जेल यात्रा जैसी गंभीर परेशानियों में बदलने से रोक लेंगे। चलो, कुछ तो राहत है। और मिथुन की बात करें तो मिथुन यानी जेमिनी की आर्थिक स्थिति तो मजबूत बताई गई है, लेकिन 6 दिसंबर के बाद एक खगोलीय घटना उनके लिए परेशानी का सबब बन सकती है। वो अष्टम राहु वाली बात। बिल्कुल। स्रोत इसे अष्टम राहु कहता है। अष्टम यानी 8वां भाव, जो ज्योतिष में अचानक होने वाली घटनाओं या छिपी हुई समस्याओं का स्थान माना जाता है। वहां राहु के आने से उन्हें मानसिक या शारीरिक पीड़ा का सामना करना पड़ सकता है। सिंह मतलब लियो राशि की स्थिति भी कुछ ऐसी ही मिश्रित लग रही है मुझे। जी। जून तक तो उन्हें अच्छा धन लाभ होगा, लेकिन 6 दिसंबर के बाद उन पर शनि की ढैया और राहु का प्रभाव शुरू होगा। ढैया मतलब शनि का वह गोचर जो भारी मानसिक और शारीरिक दबाव डालता है। सही कहा। हालांकि यह दबाव उनके शत्रुओं और बीमारियों का नाश तो करेगा, लेकिन वह पूरी प्रक्रिया सिंह राशि वालों के लिए बहुत थकाने वाले और कष्टकारी हो सकती है। हाँ, वो प्रोसेस आसान नहीं होगा। और अगर हम धनु मतलब सैजिटेरियस की बात करें तो उनके लिए भी ये साल संघर्षपूर्ण है, क्योंकि उन पर भी शनि की ढैया का दबाव जारी रहेगा। और आखिरी राशि और अंत में मीन यानी पाइसेस राशि। मीन राशि वालों के लिए समय थोड़ा कष्टकारी बताया गया है। गलत निवेश और बीमारियों की आशंका है। ओहो। लेकिन स्रोत ये भी स्पष्ट करता है कि 3 जून 2026 के बाद ग्रहों की स्थिति में बदलाव आएगा और इनकी स्थिति में काफी सुधार होने लगेगा। तो राशियों के इस पूरे विश्लेषण से एक बात साफ उभर कर आती है। जहां एक तरफ मंगल और शनि का प्रभाव कई राशियों को अग्नि परीक्षा और संघर्ष से गुजार रहा है, वहीं दूसरी तरफ बृहस्पति ढाल बनकर लोगों को पूरी तरह टूटने से बचा रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन जब भविष्यवाणियों में इतनी उग्रता है, तनाव है, प्राकृतिक आपदाएं हैं और व्यक्तिगत संघर्ष है, तो ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या इसका कोई समाधान भी है? स्रोत इस प्रचंड रौद्र ऊर्जा से बचने या इसके प्रभाव को कम करने के क्या उपाय सुझाता है? देखिए, स्रोत बहुत ही व्यावहारिक और आध्यात्मिक दोनों तरह के उपायों का एक मिला-जुला ढांचा प्रस्तुत करता है। अच्छा। आध्यात्मिक स्तर पर, क्योंकि इस वर्ष का नाम रौद्र है, जो सीधे तौर पर भगवान शिव के उग्र रूप से जुड़ा है, इसलिए शिव उपासना पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है। स्रोत की यांत्रिकी के अनुसार शिव की ऊर्जा इस ब्रह्मांडीय उग्रता को शांत करने में समर्थ है।
ये दावा किया गया है कि प्रतिदिन ओम नमः शिवाय की एक माला का जप करने या शिव महिम स्तोत्र और रुद्राष्टक का नियमित पाठ करने से जीवन में आने वाले कष्टों को 50% तक कम किया जा सकता है। ये एक तरह से मानसिक और आध्यात्मिक ग्राउंडिंग का तरीका है, मतलब खुद को शांत रखने का। बिल्कुल। लेकिन मुझे स्रोत की वो बात सबसे ज्यादा विश्लेषणात्मक और शक्तिशाली लगी जहां वो सिर्फ पूजा पाठ तक ही सीमित नहीं रहता। हाँ, वो सामाजिक हिस्से की बात कर रही हैं आप। जी, वो सीधे तौर पर समाज की नैतिक जिम्मेदारियों और नागरिक कर्तव्यों की बात करता है। ये वो बिंदु है जहां ज्योतिष एक सामाजिक दर्शन में बदल जाता है। स्रोत बुद्धिजीवियों और नागरिकों से आग्रह करता है कि वो अपने आसपास के वातावरण और देश के प्रति सतर्क रहें। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है पूंजीपतियों और संसाधन संपन्न लोगों को दी गई सीधी सलाह। हाँ, वो बहुत जरूरी बात है। स्रोत कहता है कि जब कम वर्षा या भयंकर सूखे के कारण बाजार में चीजों की कमी हो तो पूंजीपति अनाज या आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी करके मुनाफा कमाने के बजाय गरीबों की सहायता के लिए अपने भंडार खोल दें। आमतौर पर जब भविष्यवाणियों की बात आती है ना, तो एक बहुत ही भाग्यवादी रवैया देखने को मिलता है कि जो आसमान में लिखा है वही होगा, हम कुछ नहीं कर सकते। सही बात है, अक्सर लोग यही सोचते हैं। लेकिन ये विश्लेषण भाग्य पर निर्भर रहने के बजाय इंसान की फ्री विल, मतलब हमारी स्वतंत्र इच्छा पर जोर दे रहा है। बिल्कुल। ये कह रहा है कि हाँ, ग्रहों का दबाव भयंकर है, महंगाई बढ़ेगी, प्राकृतिक आपदाएं आ सकती हैं, लेकिन अगर समाज के पास संसाधन है और वे लालच छोड़कर नैतिकता का रास्ता चुनते हैं तो इस रौद्र साल की विनाशकारी लहर को भी पार किया जा सकता है। खगोलीय घटनाएं हमें सिर्फ एक फ्रेमवर्क या एक मौसम देती हैं। उस तूफानी मौसम में हम अपनी नाव कैसे चलाते हैं, ये पूरी तरह से हमारी मानवीय नैतिकता, दया और आपसी सहयोग पर निर्भर करता है। सही कहा। विनाश के भीतर ही हमेशा पुनर्निर्माण के बीच छिपे होते हैं और संवत 2083 उसी तोड़ने और नए सिरे से बनाने की प्रक्रिया का एक बहुत ही सक्रिय और तीव्र चरण है। इस रौद्र संवत के 13 महीनों के इतने विस्तृत और गहरे विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हुए हम सुनने वालों को एक ऐसे विचार के साथ छोड़ना चाहते हैं जिस पर वे खुद गहराई से सोच सकें। मानव मनोविज्ञान एक बहुत ही जटिल और अजीब चीज है। अगर ज्योतिष को हम ब्रह्मांड का नहीं बल्कि इंसान के अपने मनोविज्ञान का एक दर्पण मान लें तो एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। वो क्या? क्या एक रौद्र या उग्र वर्ष की पहले से की गई ये विस्तृत भविष्यवाणी मानवता के लिए एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी, मतलब स्वयं को सच करने वाली भविष्यवाणी बन सकती है? ये बहुत गहरा सवाल है। किसी के भी मन में ये सवाल आ सकता है कि क्या ये जानकर कि ये साल उग्र है, लोग अनजाने में ही और भी ज्यादा आक्रामक, स्वार्थी और डरे हुए हो जाएंगे, जिससे वही विनाश आएगा जिसकी भविष्यवाणी की गई थी? या फिर इसका उल्टा भी तो हो सकता है। बिल्कुल। क्या ये पूर्व चेतावनी समाज को एक कड़वी दवा की तरह जगाने का काम करेगी? क्या ये हमें आने वाले आर्थिक और प्राकृतिक तूफानों के बीच अधिक सतर्क, लालच से दूर और एक दूसरे के प्रति मददगार बनने के लिए प्रेरित करेगी? शायद इस सवाल का जवाब आसमान के गोचर करते ग्रहों में नहीं बल्कि हमारे अपने भीतर छिपा है। एकदम सही। इसी विचार के साथ श्रोताओं से विदा लेते हैं। इस विषय पर और गहराई से विचार करें। स्रोतों के इस गहरे विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद।